तो चलिए, इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था से चीजों को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने बोला था कि इस हड़प्पा सभ्यता को हम 3 सेक्शन में पढ़ेंगे, ए बी सी। सी में हमारा पूरा का पूरा व्यवस्था होगा। तो ये सी का ही जो ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन करके मैं चीजों को करने का कंप्लीट कर रहा हूँ। देखिए, मैं चीजों को थोड़ा सा विस्तृत रूप में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोग को। अ, अगर हड़प्पा सभ्यता को देखिएगा तो आप आधे घंटे के वीडियो में भी चीजों को कंप्लीट कर पाइएगा, लेकिन आज जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो उस कंपटीशन को देख करके आप चीजों को शॉर्टकट में पढ़िएगा तो फिर फंस सकते हैं, फंसने की संभावना है। तो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है चीजें, और तैयारी हर बार एक चीज को रखे कि तैयारी एक बार ही होती है। अगर आपकी तैयारी एक बार अच्छी से हो गई तो फिर सिलेक्शन होना ही है। थोड़ा लेट से हो, आज हो कल हो, लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिलेक्शन होना निश्चित होता है। हाँ, सिलेक्शन के प्रोसेस में थोड़ा सा कभी कभी टाइम लगता है, लेकिन होता है। ये भी बात सच्चाई है, अगर ईमानदारी से हम अगर अपने काम को करते हैं तो सामाजिक व्यवस्था में देखिएगा तो सबसे पहले कि समाज की जो इकाई होती थी वो क्या होती थी? परिवार होती थी। फिर समाज का जो स्वरूप था कौन था? मातृसात्मक। फिर बोला कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो जनसंख्या के बारे में अगर देखा जाए तो देखिएगा, अ, अच्छा, इस जनसंख्या को डिटेल करने से पहले हम लोग कुछ देखते हैं हड़प्पा सभ्यता में जो कुछ सामाजिक बुराइयां थी वो कौन कौन थी। तो प्रथा और वेश्यावृत्ति यहाँ पे प्रचलित थी। अब इसमें जो जनसंख्या के अगर बारे में बात किया है तो कह रहे कि पुरातात्विक साक्ष्य के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जनसंख्या में निम्नलिखित लोग शामिल थे। कौन कौन लोग शामिल थे? तो पुरोहित, व्यापारी, दस्तकार और मजदूर वर्ग। फिर अगला पॉइंट करता है कि दुर्ग के अंदर एवं बाहर पाए जाने वाले घरों तथा अन्य समकालीन सभ्यताओं के साक्ष्य के आधार पे सिंधु सभ्यता की जनसंख्या को निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? तो दास, दासों के स्वामी और स्वतंत्र मजदूरिया कारीगर। फिर बोल रहा है कि अनेक विद्वानों के मतानुसार हड़प्पा सभ्यता की जनसंख्या को निम्नलिखित भागों में सम्मिलित किया जा सकता है। तो विद्वान और पुरोहित, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग। तो सीधे सीधे बात यह है कि अब इसमें जो जो जैसे कि पुरोहित था ही, इसमें भी है, इसमें भी है। व्यापारी वर्ग तो हर जगह मिल रहा है आपको, मजदूर हर जगह मिल रहा है, दस्तकार हर जगह मिल रहा है। तो हो ना हो, इसकी जो सामाजिक जो संगठन संरचना हुई रही होगी, वो इसी स्वरूप में रही होगी। फिर बोल रहा है, नेक्स्ट है, इसके धार्मिक जीवन की बात करें तो धार्मिक जीवन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट था, कैसे कैसे चीजें थी, तो उसको एक बार हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। देखिएगा, धार्मिक जीवन की अगर बात करें हम, तो धार्मिक जीवन में देखिएगा मूर्ति पूजा की अगर बात की जाए तो मूर्ति पूजा में देखिएगा करें कि स्त्री देवियों की मूर्ति काफी मिली है। और इसमें कौन? मातृ देवी की मूर्ति का साक्ष्य मिला है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक सिक्के पर एक सिक्के के एक पृष्ठ पे क्या देखा था हमने कि उस एक स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है, जिसको कौन ची? तो उर्वरक की देवी माना गया। ठीक है, जिसको मातृ देवी की संज्ञा भी दी गई। तो इस तरीके से इस कालखंड में, इस सभ्यता में सबसे अधिक किसको माना गया था? तो जो स्त्रियों की जो मूर्ति थी उसकी बहुतायत थी। यानी कि हो ना हो ये मातृसात्मक समाज रहा होगा। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि अगर स्त्रियों की मूर्ति या मातृसत्तात्मक ये समाज रहा होगा तो पुरुषों की मूर्ति या पुरुषों के संबंध में ऐसा कुछ साक्ष्य ना मिला हो। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इस कालखंड में जो है पशुपति यानी कि भगवान शिव के भी मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। फिर बोला है कि अन्य पूजी जाने वाली मूर्तियों और देवी देवताओं के साक्ष्य की बात की करें तो यहाँ पे सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, भूत प्रेत पूजा, पशु पक्षी पूजा, लिंग योनि पूजा आदि के भी साक्ष्य मिलते हैं। और ये आज देखिएगा, आप कभी कभी यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछा था कि हड़प्पा सभ्यता सभ्यता के क्या देन है। तो ये सारे के सारे चीजों की पूजा हम आज भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन है। ये मेन से पूछा हुआ था क्वेश्चन यूपीएससी के। फिर बोल रहा है कि धार्मिक जीवन में अगर देखा जाए कि मूर्ति पूजा के स्पष्ट साक्ष्य तो मिले हैं भाई, लेकिन मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखेगा। और धर्म का जो स्वरूप अगर बात किया जाए तो स्वरूप के आधार पर देखा जाए तो क्रिया पक्ष और एक एक सिद्धांत पक्ष। क्रिया पक्ष मतलब कि अगर आप कुछ पूजा को ऑर्डर करते हैं तो उसमें किन किन विधियों का प्रयोग यानी कि क्या क्या करते हैं, तो उसमें देखिएगा धार्मिक कर्म कांड, मतलब मंत्र का उच्चारण करना आदि सब चीज। धार्मिक अनुष्ठान यानी कि अगरबत्ती जलाना या फिर धूप चढ़ाना, ये सब धार्मिक विश्वास यानी कि धर्म के प्रति उनका क्या विश्वास था, तो ये सारी चीजें इसमें की जाती थी। सिद्धांतिक तौर पर देखा जाए तो दर्शन के धर्म दार्शनिक रूपों को भी मतलब लोग मानते थे या उनकी मान्यता थी। विविध पक्ष में देखा जाए तो पवित्र पक्षी कौन था? वृक्ष कौन था? तो पीपल।
पवित्र पक्षी कौन था? तो फक था। पवित्र पशु कौन था? तो एक श्रृंगी गेंडा के समान दिखने वाला जानवर। और प्रिय पशु कौन था? तो कुब्बड़ वाला सांड। ये दोनों पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा, और दोनों में क्या होता है, कितना कंफ्यूजन होता है। तो बस ध्यान रखिएगा, पवित्र कौन होगा? एक सिंह वाला, जिसकी सवारी कौन करते थे? सिंधु माता करती थी। किसके अकॉर्डिंग? मोहनजोदड़ो मूवी के अकॉर्डिंग। उससे आप इस चीज को याद रख सकते हैं, जो ऋतिक रोशन को पुजारी बताता है ना कि हाँ, सिंधु माता इसी पे बैठ करके पूरे सिंधु भूमि की क्या करती है? देख रेख करती है। तो अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है कि मातृ देवी की पूजा। तो कह रहे कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त आयताकार मोहर पर स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे का अंकन किया गया है, जिससे जिसे उर्वरता देवी की संज्ञा दी गई है, और साथ ही इसे पृथ्वी देवी की संज्ञा भी दी गई है। ठीक। नेक्स्ट बोला कि पुरुष देवता में देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपतिनाथ की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, जो कि पुरुष देवता के होने के साक्ष्य मिलते हैं। फिर बोला कि लिंग और योनि की पूजा आज भी की जाती है, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से और कालीबंगा से मिला है। फिर बोला कि कालीबंगा से एक साथ मिट्टी के जो पट्टिका पर निर्मित लिंग और योनि के चित्र मिले हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हो ना हो उस कालखंड में किस चीज की पूजा होती होगी? लिंग और योनि की पूजा की जाती होगी। फिर बोलते हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के से क्या चीज का? तो चक्र के साक्ष्य मिले हैं, जो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट में क्या है? तो नेक्स्ट है कि जो पशु पक्षी की पूजा के साक्ष्य अगर बात की जाए, तो कह रहे हैं कि पशु पक्षी की पूजा के साक्ष्य अगर देखा जाए तो मोहनजोदड़ो से 3 सिर वाले पशु की आकृति के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें 2 सिर बकरा का, 1 सिर भैंसा का है। ठीक है। तो धार्मिक दृष्टिकोण से जो है इसका महत्व रहा होगा उस टाइम में। फिर बोला कि एक अन्य पशु की मूर्ति के साक्ष्य मिला है, जिसका शरीर और सिंह मतलब है फिट, मतलब क्या उसमें सूंड किसका है? तो हाथी का है। इनके शरीर और सिंह एक तरीके से क्या है? बैल का है। और सूंड क्या है? यहाँ पे बैल, शायद हाँ बैल का है, बैल है। फिर बात करते हैं, अगर हम लोग बात करें, तो अगर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये यार क्या हो रहा है, सॉरी, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं वृक्ष पूजा। तो वृक्ष पूजा आज भी की जाती है। तो कह रहे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों से पीपल के पेड़ के 2 टहनियों के बीच में बैठे हुए एक पुरुष की आकृति को अंकन किया गया है, जो वर्तमान में हम लोग क्या, तो शनिदेव से उसकी मतलब क्या तुलना करते हैं। और पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हुए व्यक्ति की साक्ष्य भी मिला है, जो आज भी हम क्या करते हैं? पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं। तो ये सारे के सारे किस बात को प्रमाणित करते हैं कि हो ना हो उस सभ्यता में जो चीजें चल रही होती थी, उस सभ्यता को आज भी हम मानते हैं। ठीक है। तो उस सभ्यता की ये क्या है? तो उस सभ्यता की ये देन है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं अग्नि पूजा की, तो अग्नि पूजा में देखिएगा इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कालीबंगा से मिला है, लोथल से और बनावनी से मिला है। अग्नि वेदी का मतलब जो अग्निकुंड बनाया जाता है ना, उसके साक्ष्य यहाँ से मिला है। फिर बोल रहा है कि अग्निकुंड के समीप पशुओं के जले हुए हड्डियों के साक्ष्य मिले, जिससे ये ज्ञात होता है कि यहाँ पे भी पशु बलि की प्रथा रही होगी। फिर अगर हम बोलते हैं नाग पूजा, तो आज भी हम नाग पंचमी के दिन किसकी पूजा करते हैं? नाग की पूजा करते हैं। तो बोल रहा है कि मोहनजोदड़ो अम्लोथल से क्या कि प्राप्त ताबीज मिले हैं, जो कि इस पे किसके चित्र हैं? तो सर्प के इस पे चित्र हैं। तो सर्प के चित्र है, तो कहीं ना हो इस पे क्या, इस बात की क्या हो सकता है संभावना कि वहां के जो लोग हैं वो किस चीज की पूजा करते होंगे? सांपों की पूजा बहुत ही बड़े पैमाने पर करते होंगे। फिर बात करते हैं कि सूर्य पूजा, आज भी सूर्य की पूजा की जाती है। करे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरों पर 3 वर्ष पर होगा स्वास्तिक एवं चक्र के अंकन का साक्ष्य मिला, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सूर्य की पूजा करते थे। अच्छा, एक चीज और है कि स्वास्तिक और चक्र किसकी देन है? तो स्वास्तिक और चक्र किसकी देन है? तो हड़प्पा सभ्यता की है। फिर देखते हैं कि भूत प्रेत में अगर विश्वास की बात की तो भूत प्रेत में विश्वास वो करते थे, और इसका सबसे बड़ा अच्छा साक्ष्य क्या है कि वहां के लोग क्या चीज का प्रयोग करते थे? तो ताबीज का इस्तेमाल करते थे, और इसके बहुत जगह साक्ष्य मिले हैं। फिर बोलते हैं कि धार्मिक जो प्रतीक चिन्ह है, तो देखिएगा धार्मिक प्रतीक चिन्ह बहुत सारा होता था, उसका मतलब क्या होता था? तो भैंसा का क्या होता था? तो देवताओं पर पशुओं के शत्रु मतलब क्या, देवताओं द्वारा शत्रुओं पर विजय का प्रतीक क्या होता था? भैंसा। स्वास्तिक का अर्थ क्या होता था? तो सूर्य उपासना का प्रतीक होता था स्वास्तिक, जो ऊपर हम लोग देखे हैं। फिर बोला कि जो अंत्येष्टि जो संस्कार होता था वो 3 प्रकार का होता था। तो कौन कौन होता था उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिए, एक होता था पूर्ण समाधिकरण, एक होता था आंशिक समाधिकरण, एक होता था दाह संस्कार। ये सर्वाधिक प्रचलित था। कौन सा? पूर्ण
समाधिकरण, यानी कि इसको क्या कहता था, जब कोई मरता था उसकी समाधि बना दी जाती थी। फिर आंशिक समाधिकरण, इसमें क्या होता था, मृत शरीर को पहले जंगली जानवरों को एवं पक्षियों को के द्वारा खाने के बाद उसके बचे हुए जो अवशेष होते थे उनको दफना दिया जाता था। जैसे कि आज भी देखिएगा पारसी समुदाय में ये प्रचलित है कि जब पारसी समुदाय से संबंधित कोई व्यक्ति मरता है तो उसको एक बहुत बड़े ऊंचे टीले पर, हालांकि यहाँ पे टीला नहीं है, एक बहुत बड़ा ऊपर टावर पर रख दिया जाता है। जब फिर उसको पशु पक्षी खा जाते हैं, पक्षी वगैरह खा जाते हैं, तो उसमें जो अवशेष बचता है उसको फिर उसको अंतिम उसका संस्कार कर दिया जाता है। फिर दाह संस्कार की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, शव को जलाने के बाद बचे हुए अवशेष को या राख को कलश में रख करके उसको दफना दिया जाता था या नदियों में बहा दिया जाता था, और ये आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। फिर बोले कि पूर्ण समाधिकरण से संबंधित जो अपवाद है, तो इससे संबंधित कुछ अपवाद है उसको हम एक बार देख लेते हैं। उससे संबंधित अपवाद में देखिएगा, ये प्राय उत्तर दक्षिण दिशा में रखे शव को ही रख करके शव को दफनाने का प्रचलन था। लेकिन इसके अपवाद कहाँ है, तो काले मंगा में देखिएगा तो उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया। ठीक है, ये क्या है कि उत्तर दक्षिण दिशा में, लेकिन ये क्या है, दक्षिण और उत्तर दिशा में, यानी कि अगर सर इधर रखता है तो पर इधर। तो समान तौर पे जो अब देखा जाता है हड़प्पा सभ्यता में, तो उत्तर क्या रखा जाता था, वो सौ और दक्षिण पैर। लेकिन कालीबंगा में क्या था, दक्षिण आपका सर और उत्तर पैर ऐसे रख करके दफनाया जाता था। फिर लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में सौ को रखकर दफनाया जाता था। फिर ऊपर में पश्चिम पूर्व दिशा में रख करके दफनाया जाता था। तो ये इसके अपवाद है। फिर बोला कि रोपड़ जो है, रोपड़ कह रहा है कि यहाँ एक ही कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, और इसी तरह का साक्ष्य एक बुर्ज होम से भी मिला है। इस बात को ध्यान रखिएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बोला कि लोथल जो है, लोथल से कंकाल के साथ बकरी के सिंग और हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। तो हो सकता है कि जो व्यक्ति उसको पाला होगा, तो हो सकता है कि वो उसका जो जानवर उसके लिए इतना प्रिय होगा कि जो नहीं होता कि शव के साथ अनुष्ठान और मतलब आनुष्ठानिक रूप से शव को दफनाना, तो अनुष्ठानिक रूप से शव को दफनाने के क्रम में क्या किया जाता है, तो उसमें उसके जीवन काल से संबंधित जो भी चीजें होती है उसको रख दिया जाता है समान तौर पे। ठीक है, अब तो ये इसको भी हो सकता है कि रखा गया होगा। फिर बोला कि युग समाधि के साक्ष्य कहाँ कहाँ थे, यानी कि एक साथ एक से अधिक लोगों के समाधि के साक्ष्य कहाँ से, लोथल से मिला है। लोथल से 3 युग में समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, फिर कालीबंगा से 1 युग में समाधि के साक्ष्य मिले हुए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा जो ग्राफ उस पे किए हैं उसको हम लोग थोड़ा सा भाषा में देखते हैं। कह रहा है कि सिंधो निवासी ईश्वर की पूजा, मानव पूजा, पशु वृक्ष पशु पक्षी के तीनों की पूजा करते थे। वस्तुतः हड़प्पाई धर्म में मातृ देवी की पूजा, रुद्र देवता की पूजा, जल पूजा, नाग पूजा, अग्नि पूजा, सूर्य पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा आदि प्रचलित थी। धार्मिक प्रतीक स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, जिन्हें सूर्य का प्रतीक मतलब का माना जाता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान और सूर्य पूजा का मतलब ये होने का प्रमाण मतलब का ये दर्शाता है। फिर अगर बात करते हैं, कह रहे हैं कि हड़प्पाई लोग धरती की उर्वरता देवी को, धरती को क्या मानते थे, उर्वरता देवी को मतलब वो समझते थे, और इसकी पूजा उसी तरीके से करते थे जिस तरीके से मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइरिस की पूजा करते थे। फिर बोला कि मोहनजोदड़ो से किसी भी कब्रिस्तान के साक्ष्य में नहीं मिले, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए संधो कला, यानी कि संधो काल में कौन कौन सी कला प्रचलित है उसके बारे में अगर देखें तो इसमें मूर्तियां बनाना, मोहर बनाना, मन के मृदवान और लिपि आदि एक तरीके से कला के क्या थे, स्वरूप थे। अगर मूर्तियों की बात करें तो मूर्तियां जो है 3 रूपों में बनाया जाता था, तीन चीजों से बनाया जाता था। एक आपके पाषाण यानी कि प्रस्तर से, फिर धातु से, फिर मिट्टी से बनाया जाता था। तो प्रस्तर से निर्मित मूर्तियों की अगर देखा जाए तो प्रस्तर से निर्मित मूर्तियों के साक्ष्य मुख्यतः 2 स्थलों से मिले, एक मोहनजोदड़ो से, दूसरा हड़प्पा से। हड़प्पा से नृत्य करता हुआ 9 युवक, ध्यान रखिएगा नृत्य करता हुआ 9 युवक, क्योंकि एक स्त्री का जो होता है वो स्त्री का सीधे सीधे आप कहाँ से, मोहनजोदड़ो से संबंधित हो जाते हैं, लेकिन 9 युवक का साक्ष्य कहाँ से मिले, यहाँ से मिले हैं। मोहनजोदड़ो के आर क्षेत्र से चूना पत्थर से निर्मित भेड़ की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं, और डी के क्षेत्र से यहाँ से पशु मतलब क्या की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। अब इसका देखिए शरीर और सिंह किसका है, तो ये बैल का है, लेकिन इसका सूंड क्या किसका है, तो हाथी का है। अब देखिए धातु मूर्ति की अगर बात करें तो धातु मूर्ति में देखिएगा तो लॉस्ट वर्क मेथड के द्वारा, यानी कि द्रवी मोम विधि के द्वारा, यानी कि लुप्त मोम विधि भी इसको कहते हैं, या मधुच्छिष्ट विधि भी कहते हैं। और इस विधि से निर्मित जो होता था धातु मूर्तियां होती थी, जैसे कि इसमें होता है ना कि धातु को गला करके एक सांचे में डाल दिया जाता है, और फिर ठंडा होने के बाद उस सांचे से उसको निकाल दिया जाता है।
तो एक मूर्ति का वो रूप धारण कर लेता है। तो इन सारी विधियों को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वो विधि एक ही होता है। और सबसे अधिक पूछा गया ये द्रव्य मौन विधि के बारे में ही पूछा गया, तो इसको ध्यान रखेगा। अब बात करते हैं कि कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है। तो कह रहे कि नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। बैलगाड़ी एवं इक्के गाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो मोहनजोदड़ो चौहद्रो से। तांबे से निर्मित कुत्ते के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल से। तांबे से निर्मित वृषक मूर्ति के साक्ष्य तो कालीबंगा से। कांस्य से निर्मित रथ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो दायमाबाद से मिले हैं। अब बोला कि हड़प्पा सभ्यता आग में पकी मिट्टी को मृण मूर्तियां, मतलब आग में जो पकी हुई मिट्टी की जो मृण मूर्तियां होती थी उसको क्या कहते थे? टेराकोटा कहा जाता था। फिर बोला कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मृण मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि के द्वारा होता था, यानी कि जो होता है कि हाथ से ना उसको बनाया जाता था। फिर बोला कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक मृण मूर्तियां किसके मिले? तो पशु पक्षी की मिले। फिर बोला कि हड़प्पा सभ्यता में नारी मृण मूर्तियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक मिली है, हालांकि नारी मृण मूर्तियों में भी कुंवारी लड़कियों की मृण मूर्तियां सर्वाधिक अधिक है। फिर बोला है कि कुब्बड़ वाले बैलों की तुलना में बिना कुब्बड़ वाले बैलों की मृण मूर्तियों की संख्या अधिक है। देखिए प्रिय पशु कौन था? कुब्बड़ वाले, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। किसके अपेक्षा? बिना कुब्बड़ वाले मतलब क्या बैलों की मूर्तियों की तुलना में। सबसे जो पवित्र माना जाता था वही एक सिंग वाला मतलब क्या जानवर को माना जाता था। फिर बैलों की संख्या अगर देखा जाए, बैल की संख्या देखा जाए, तो कुब्बड़ वाले संख्या, अच्छा इसको इंडिकेट किया गया है। अब बिना कुब्बड़ वाले, तो जो कुब्बड़ वाले जो होते थे उनकी मूर्तियों की संख्या क्या मिली है? थोड़ी सी कम मिली है। फिर अगर हम लोग बोले अरे कि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल से गाय की मृण मूर्ति का साक्ष्य नहीं मिले, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर बोलते हैं कि मोहर के बारे में अगर बात करें तो मोहर के बारे में कह रहा है कि अगर निर्माण देखा जाए तो अधिकांश मोहरों का निर्माण सेलखड़ी से होता था, और कुछ मोहरों का निर्माण जो है कांचली मिट्टी, गोमत, चट या तांबे आदि से भी होता था। जैसे कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो मूवी में ऋतिक रोशन जब उसको वो अपने हीरोइन से मिलने का मन करता है और वो नगर में जानना चाहता है, तो वो क्या करता है? वो मुहीर को दिखाता है, तांबे की जो मुहीर होती है। तो ये मोहर किसके? तांबे के भी बनाए जाते थे या धातु के भी बनाए जाते थे। आकार के दृष्टिकोण से देखा जाता है, यह आकार सर्वाधिक जो प्रचलित आकार था वो कौन था? वर्गाकार और आयताकार। लेकिन गोलाकार और अंडाकार के भी क्या मोहर बनाए जाते थे। फिर बोला है कि अगर साक्ष्य की बात की जाए तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर बोला कि हड़प्पा कालीन मोहरे जिससे नाव का चित्र अंकन है वो कहाँ से मिले हैं? लोथल से। तो इस बात को प्रमाण करते थे कि लोथल में क्या होता होगा? एक पोर्ट हुआ होगा, या लोथल जो है समुद्र के किनारे होगा जहाँ पे नाव से व्यापार हुआ करता था। फिर बोलते हैं, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सबसे अधिक संख्या ऐसी मुद्राओं या मोहरों की है जिन पर एक श्रृंगी पशु के चित्र, मतलब पशु चित्रित है। लेकिन कला के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे उत्कृष्ट जो मूर्ति है वो कुबड़, यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे कला यानी कि देखने में सबसे मस्त जो दिखता है वो कौन सा? तो कुब्बड़ वाले सांड का। और अगर संख्या की बात की जाए, यानी कि अधिक संख्या की बात की जाए, तो अधिक संख्या में देखा जाए तो एक श्रृंगी वाले पशु के मतलब क्या मोहर मिले हुए हैं। फिर बोले कि मनका या बिर्ड्स या मनके के बारे में बात की जाए तो मनका नहीं होता कि डमरू के जैसा नहीं होता है, यानी कि डमरू जो होता है ना, छोटा वाला डमरू जो बच्चा नहीं पहनता सब, उसी टाइप का ये मनका होता है। अरे गले में नहीं पहनता सब, छोटा वाला डमरू जो दो तरफ से ऐसे बंद रहता है और बीच में थोड़ा सा बड़ा रहता है। तो ये डमरू को पहनता है लोग गले में, छोटे बच्चों को पहनाया जाता है कमर में या गले में। अब कह रहे हैं कि इसका जो कह रहा है कि निर्माण के बारे में कह रहे थे, सर्वाधिक मनके का निर्माण कहाँ किस चीज से होती थी? सेलखड़ी से। अन्य अगर देखा जाए तो शंख से भी होता था, सीप से भी होता था, हाथी के दांत से भी, मिट्टी से भी होता है, गोमत से भी होता था, सोने से भी होता था, चांदी और तांबा आदि से भी किया जाता था। आकार में देखा जाए तो सर्वाधिक प्रचलित जो मन का था वो कौन था? बेलनाकार था। बाकी अन्य में क्या अंडाकार और अर्धवृत्ताकार भी प्रचलित है, लेकिन सर्वाधिक था बेलनाकार। साक्ष्य की बात करें तो लोथर और चौहद्रो से इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर बोला कि मनकों को बनाने के लिए फैक्ट्री का साक्ष्य मतलब भी मिले हैं बहुत सारे जगह। फिर बोला कि मृदभान से संबंधित अगर अगर देखा जाए, मृदभान में क्या क्या था? तो ये मृदभान आके मिट्टी के मृदभान मतलब मिट्टी के बर्तन जिसको आग में पकाया जाता था उसको टेराकोटा भी कहा जाता था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि चाक पर निर्मित जो वस्तुएं थे उसमें कौन कौन था? मृदभान की रंगाई एवं अलंकरण भी की जाती थी। और कह रहा है कि अधिकांश मृदभान की रंगाई किस चीज से था? लाल और गुलाबी रंग से की जाती थी। अधिकांश मृदभान की रंगाई इसी से होती थी। यानी कि एक मृदभान जो होता है, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो किस कलर के होते हैं? इसी कलर का होता है। लेकिन उस पर डिजाइन या अलंकरण किस कलर से किया जाता था? वो काले रंग से किया जाता था। जैसे कि आज भी देखिएगा, जब मिट्टी पकता है तो पक करके क्या हो जाता है? वो लाल
तो वो तो लाल ऐसे दिखाई देंगे, लेकिन उस पे क्या करता है लोग, काले रंग से अलग अलग डिजाइन बनाया दिया जाता है। फिर बोला कि साक्ष्य की बात कहाँ से मिला है, तो कह रहा है कि आलमगीरपुर से आटा गूंथने वाला मृदभांड मिला है, मतलब एक बहुत बड़ा बर्तन मिला है, जिससे जैसे कि आज हम लोग क्या करते हैं, कटरे में आटा को गूंथते हैं, मतलब जो भी कुछ अलग अलग सब कोई समान तौर पे कटरे का यूज करता है। तो उस वक्त एक मिट्टी का बर्तन हुआ करता था जिसमें आटा गूंथा जाता था, और इसका साक्ष्य कहाँ से मिला, आलमगीरपुर यूपी से मिला है। फिर मोहनजोदड़ो से भी इसके साक्ष्य मिले हैं। फिर बोला कि अगर चित्र की बात करके चित्र में दिखेगा, तो वनस्पति का सर्वाधिक चित्र यहाँ पे इस मृद भांडों पे अंकित होता था। फिर पशु पक्षियों के चित्र भी इन मृद भांडों पे अंकित होता है। जैसे कि आज भी दिखेगा तो जो मृद भांड या कोई वस्तु होता है उस पर क्या होता है, तो बहुत सारे जीवों का उस पर अंकन चित्र बना दिया जाता है ताकि वो अच्छा दिखे। फिर बोला कि मापतौल के बारे में अगर देखा जाए तो मापतौल के कहा है कि हड़प्पा सभ्यता में मापतौल की इकाई का जो एक अनुपात था वो कितना था, तो वो 16 अनुपात में व्यक्त होता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना है। फिर बोला कि बाढ़ के निर्माण के लिए यानी कि बटखरा के निर्माण के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था, सेलखड़ी का, चूना पत्थर का। जैसे कि आज भी देखेगा तो बहुत कोई ऐसा होता है कि पत्थर को क्या करता है, बटखरा बना लेता है। देखे आप लोग बहुत जगह देखे होंगे। तो सेलखड़ी और पत्थर का भी ये प्राय बटखरा के रूप में किया जाता था, लेकिन प्राय ये सिलखड़ी जो क्या किस आकार का होता है, इससे निर्मित जो बटखरे होते थे वो घनाकार होते थे। फिर अगर बात करें हम साक्ष्य की, कहाँ से इसके साक्ष्य मिलते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सीप के स्केल मिले हैं, हड़प्पा से प्राप्त तांबे के स्केल मिले हैं, लोथल से प्राप्त हाथी के दांत के स्केल मिले हैं, सुरकोर्ता से जो क्या है, तरबूजे का तराजू के साक्ष्य मिले थे। ये सारे के सारे इसके संबंध किससे है, तो माप तौल से इसका संबंध है, जो हड़प्पा सभ्यता के माप तौल से संबंधित चीजों को स्पष्ट करते हैं। फिर अगर हम लोग लिपि की बात करते हैं, तो लिपि की बात में अगर देखिएगा, सबसे पहले कह रहा है कि हड़प्पा कह रहा है कि लिपि के हड़प्पाई लिपि के नमूने की खोज की बात कब की गई थी, 1853 में, और ये प्रकाशन में कब आया था, 1900 आपके 23 में। और ऐसे पहले व्यक्ति कह रहे कि हड़प्पाई लिपि के विषय में सर्वप्रथम अपना विचार व्यक्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। और ये कब किए थे, तो 1873 में। और कह रहा है कि दाएं से बाएं की ओर लिखा गया ये एक तरह का लिपि है, और जिस बेस पे इसको लिखा गया, जिस पद्धति के अंतर्गत लिखा गया, उसको क्या बोलते हैं, बुस्ट्रो फेडन पद्धति कहते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि लिखी जाती थी, वो उस लिपि के लिखने की पद्धति को या प्रणाली को क्या कहते थे, बुस्ट्रो फेडन विधि या प्रणाली कहते थे। नेक्स्ट बोल रहा है कि हड़प्पाई लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो एल ए बैडल के द्वारा किया गया था। अच्छा, प्रयास किया गया था, ध्यान रखिएगा, पढ़ा इसी के द्वारा, अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट बात करते हैं कि हड़प्पाई लिपि में सर्वाधिक किस चित्र का प्रयोग किया गया था। अक्षर की बात किया तो यू आकार का, और चित्र की बात किया जाए तो मछली के चित्र का उपयोग सबसे पहले ज्यादा किया गया है। अब कह रहे हैं कि नोट पर इनका कि दाएं से बाएं लिखी गई लिपि को बुस्टोफेडल पद्धति के अंतर्गत रखा जाता है, और इसी तरह का एक और लिपि है जिसका नाम है खरोष्टी लिपि, जिसको दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक नोट पढ़ने कह रहा है कि ऐसा रॉय ने सिंधु लिपि को पढ़ने का दावा किया था, किंतु अन्य विद्वानों ने इसको क्या कर दिया, स्वीकार नहीं किया। इन्होंने बोला था कि भाई मैंने पढ़ लिया, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। एक एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में ये पूछा है, ऐसा है। फिर बोला कि पतन के विषय में आप संबंध जो तथ्य है उसके बारे में अंतिम रूप से हम लोग देख लेते हैं। तो कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पतन के संबंध में विद्वानों का अन्य मत है। देखिए देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अगर बारे में देखा जाए, तो मोहनजोदारो जो मूवी है, मोहनजोदारो मूवी में क्या देखा है, देखे में हम लोग ये देखे कि जो मोहनजोदारो मूवी है उसमें बाढ़ आने के कारण उस सभ्यता का अंत हो गया। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान इसके पतन के विषय में कौन कौन सा मत देते हैं। तो देखिए, गॉर्डन चाइल्ड है, आरपी चंद्रा है, और मोर्टिमर वीरर का मानना है कि इसका जो अंत हुआ था बाय एवं आर्यों के आक्रमण से हुआ था। फिर जॉन मार्शल, ए मैके और एस आर रॉय का मानना है कि इसका बाढ़ के कारण इसका पतन, इस साम्राज्य का पतन हुआ था। फिर अमलानंद घोष और ऑरेल स्टाइन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हो ना हो इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। फिर जॉन मार्शल का मानना है कि प्रशासनिक शिथिलता के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ होगा। फिर बोला कि एम आर सैनी एम लैम्ब्रिक का मानना है कि भूतात्विक परिवर्तन, एक भूकंप के कारण इस सभ्यता का अंत हो गया। तो ये अंत और उनके विषय में जो मत थे विद्वानों का, उनसे संबंधित साक्ष्य था। और अंतिम से क्या बोल रहा है कि रोपड़ में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिले, और इसी तरह का साक्ष्य आपके बुर्ज होम में भी मिले हैं। और इस तरीके से जो है हमारा हड़प्पा सभ्यता टोटली यानी कि अच्छे तरीके से हम लोग कंप्लीट कर पाए। और आगे हम जो इसके बाद जो वैदिक सभ्यता या फिर अन्य भी जो हिस्ट्री के जो अन्य चैप्टर है उसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। भाई देवी,
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके लिए किसी तरह से यूज़फुल हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।